लेट्स स्टार्ट। एक मिनट। तो नंबर ठीक है, मतलब आई डोंट नो, ठीक है कोई नहीं। बट रफली यार 57 स्टूडेंट्स, 58 स्टूडेंट्स वो भी कनेक्टेड है। टुमारो आई एम गोइंग टू टेक द एक्स्ट्रा लेक्चर। मैं ग्रुप में भी इन्फॉर्म कर दूंगा। बट ट्राई की करना कि यार मतलब लेक्चर अटेंड करना है। आई हैड गिवन दिस क्वेश्चन एज ए होमवर्क। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड? जेड। ओके सिद्धांत। तो एक मिनट वेट करो। हेलो, am I audible? ओके फाइन, चलो। ओके, व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट वन? सिर्फ एक का या एक है ना? वेदांत रुचि। ओके फाइन फाइन। चलो। those who not got the answer, let's see। मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही बताने वाला हूँ, बाकी सबका हिंट ही देने वाला हूँ, ठीक है? तो जेड क्या है? तुमको सेकंड आयनाइजेशन एक्साइटेशन एनर्जी इज गिवन। सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब 193.94 इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। सेकंड एक्साइटेशन मतलब 1/1 स्क्वायर माइनस 1/। सेकंड एक्साइटेशन है, एन कितना होगा? 3 स्क्वायर। इफ यू सॉल्व दिस तो जेड स्क्वायर तुमको पता है कि अप्रोक्सीमेटली 16.04 आ रहा है, बट ठीक है, उसको यू कैन टेक 16 ना, मतलब थोड़े बहुत अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं।
तो उसका मतलब z कितना आ जाएगा 4। यस, अगर 16.5 या ऐसा कुछ आता 16.5 16.6 तो मैं डेफिनेटली बोल देता कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा, पर 16.04 आ रहा है तो मतलब ठीक है, मतलब यू कैन टेक दिस वैल्यू। हाँ ठीक है, क्लियर है, जेड क्लियर है सबको। अब तुमको चाहिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बामर का, बामर का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब आएगा, जब ट्रांजिशन क्या होगा। ट्रांजिशन कितना होना चाहिए बामर के शॉर्टेस्ट के लिए। शॉर्टेस्ट चाहिए तो ट्रांजिशन, एक ही दो लोग ही आंसर दे रहे हैं यार, मतलब ट्रांजिशन कितना होना चाहिए तुम्हारे पास शॉर्टेस्ट के लिए, तुम्हारे पास होना चाहिए इन्फिनिटी से 2। तुमको जेड पता है, तुमको ट्रांजिशन पता है, क्या तुम वेवलेंथ निकाल लोगे। यस, कितना आएगा इसका वैल्यू कितना आएगा, 228। मैं फाइंड आउट नहीं करा बिकॉज सिंपल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन है, इसमें सिर्फ जेड फाइंड आउट करना था, जेड फाइंड आउट करने के बाद सारे क्वेश्चन इजी हैं। फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन रिक्वायर्ड इफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम n is equals to n to 2। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, 1 by lambda is equals to r into 4 square into 1 upon 2 square minus 1 upon 3 square। कितना आएगा लैम्डा यहाँ से। थर्ड का आंसर क्या आएगा। ओके वेदांत, क्या नहीं किया है क्या होमवर्क तुमने, एक दो लोग ही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, डेसिमल में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स फाइन। सेपरेशन एनर्जी ऑफ द सेकंड ऑर्बिट, सेपरेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यस, तो 13.6 इंटू जेड कितना है, जेड है तुम्हारे पास 4 का स्क्वायर अपॉन एन कितना है, 2 का स्क्वायर, यू विल गेट 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, आयोनाइजेशन एनर्जी कितना होगा एलिमेंट का बताओ। 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, 13.6 इंटू 4 स्क्वायर, 217.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है टाइम पीरियड का, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 1 बाई लैम्डा, क्या बात कर रहा है। टाइम पीरियड बच्चे, 1 बाई लैम्डा वेव नंबर होता है। 1 बाई फ्रीक्वेंसी या फिर 2 पाई आर अपॉन बी। यस, आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है कितना बच्चे, वो प्रोपोर्शनल है एलिशिया, वो जो है वो एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मेरे को इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, तो वी विल सब्स्टिट्यूट आर का वैल्यू 0.529 into n square divided by z, and we will substitute speed is equals to 2.18 into 10 to the power 6 z upon n। बट एक करेक्शन करना है क्या, एक करेक्शन करना है into 10 to the power minus 10।
कर लोगे इसको, सॉल्व कर लोगे? यस। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? ओके। वेट फॉर 2 मिनट्स। एक्चुअल में थोड़ा बहुत करेक्शंस करना है वेट का। मैंने स्क्रीन शेयरिंग बंद किया है, वेट। नाउ स्क्रीन विजिबल है क्या? यस। नो। एक्चुअली थोड़ा कुछ तो हैंग हो रहा था, प्रॉब्लम, तो वो मैंने रिजॉल्व कर लिया है। नाउ ठीक है। अब थोड़ा कंटिन्यूएशन में करते हैं। क्या जो होमवर्क वाला प्रॉब्लम है वो सबको क्लियर है? अगर एक बार मेरे पास जेड आ गया तो जेड आने के बाद सारे प्रॉब्लम्स कर सकता हूँ मैं।
देख ले यार बच्चे, लास्ट प्रॉब्लम का, हाँ आई थिंक वो करेक्ट है जो तूने बोला है, वो मोरलेस करेक्ट ही है। वेदांत। Now we will see the total number of spectral lines. Now we will see total number of spectral lines. देखो अगर सपोज इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में अगर उसने फोटोन को एब्जॉर्ब किया, तो अगर लोअर एनर्जी स्टेट से अगर फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो कहाँ जाएगा? अगर वो कभी भी लोअर एनर्जी स्टेट से फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो कहाँ जाएगा? हेलो। अगर इलेक्ट्रॉन कभी भी लोअर एनर्जी स्टेट से फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो कहाँ जाएगा? इनफाइनाइट गैस चला जाएगा यार, तो डिपेंड, हायर में जाएगा ना, ऐसे बोलना। इनफाइनाइट थोड़ी बोलूंगा। बट क्या वो हायर में स्टेबल है क्या? इसका मतलब हायर में स्टेबल नहीं तो फिर से आएगा, कहाँ पर आएगा? लोअर में आएगा। तो लोअर में आने के लिए उसके पास दो चांसेस है। या तो वो पहले क्या करे, थ्री में लेट से वो गया, थ्री से टू में आ जाए, टू से वन में आ जाए, या फिर वो डायरेक्टली क्या हो, थ्री से वन में आ जाए। यस। तो एक्चुअल में कितने फोटोन इमिट कर रहा है वो? तीन। दो कहाँ से कर रहा है? कितने पॉसिबिलिटीज होगी फोटोन इमिट करने की? थ्री ना। अगर वो थ्री से टू में आएगा, टू से वन में आएगा, या फिर थ्री से वन में आएगा, क्या इन तीनों का एनर्जी गैप डिफरेंट है या सेम है? एनर्जी गैप तो डिफरेंट है। अगर एनर्जी गैप डिफरेंट है, इसका मतलब फोटोन का वेवलेंथ भी डिफरेंट होगा। ये सुन। यस। तो कितने कितने डिफरेंट फोटॉन्स मिलेंगे अपने को? तीन। इसको बोलते हैं कितने स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी या कितने फोटॉन्स मिलेंगे, तो वी विल सिंपली से तीन फोटॉन्स मिलेंगे। तो एक फॉर्मूला है जो तुमको ध्यान में रखना है। Total maximum number of different photons that can be emitted by a sample of hydrogen like atom or ions are given by expression। एक फॉर्मूला होता है, वो ध्यान रखना है। It is n2 minus n1, n2 minus n1 plus 1 upon 2। n2 is the higher orbit, n1 is the lower orbit, n2 minus n1, n2 minus n1 plus 1 upon 2। हायर ऑर्बिट का एन, लोअर ऑर्बिट का एन, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे। तो अपने वाले अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में देखे तो हायर ऑर्बिट क्या था, थ्री। थ्री से कहाँ ट्रेवल कर रहा था, वन, तो थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन प्लस वन अपॉन टू। इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट थ्री इंटू टू, यू विल गेट थ्री। यस रुचिर, या तो वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, या तो थ्री से टू, टू से वन में आएगा, फिर डायरेक्ट आएगा, तीन फोटॉन्स मिल सकते हैं। क्या फॉर्मूला ये सबको समझ में आता है? मैक्सिमम का क्या मीनिंग है, डिफरेंट का क्या मीनिंग है, और सैंपल का क्या मीनिंग है, ये मैं भी आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी सिंपल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं पर। अच्छा, अगर मैं ट्रांजिशन की बात करूं, लेट से फोर से वन ट्रांजिशन हो रहा है। एक मिनट रुको यार। क्यों हो रहा है? ठीक है।
लेट्स से 4 से 1 ट्रांजिशन हो रहा है, लेट्स अज्यूम ट्रांजिशन इज हैपनिंग फ्रॉम 4 to 1. तो बताओ कितने स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगे मुझे? 6. फॉर्मूला क्या लगा दूंगा? 4 - 1, 4 - 1 + 1 अपॉन 2. फॉर्मूला क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? यू विल गेट 3 × 4 अपॉन 2. तो यू विल गेट 6 स्पेक्ट्रल लाइंस. अच्छा, अगर ट्रांजिशन हो रहा है 6 से 2 में तो कितना होगा बताओ? अगर ट्रांजिशन कभी भी 6 से 2 में हो रहा है तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी? सिर्फ वेदांत का ही आंसर है. 6 कैसे मिलेगी यार रुचिर? 6 से 2. तो 6 - 2, 6 - 2 + 1. वेदांत तो सही बोल रहा है, बट उसके लिए अपन वो फॉर्मूला भी मैं बताने वाला हूँ, बट थोड़े टाइम के बाद. तो आंसर यू विल गेट इज इक्वल टू 10. यस. तो 10 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी. यस. यस. अच्छा, अब मैं काउंटिंग करके भी बता रहा हूँ कि एक्चुअल में 10, अगर 4 से 1 में कितना मिल रहा था बताओ? 4 से 1 में कितनी मिल रही थी और 6 मिल रही थी. 6 कौन कौन सी थी? लेट्स सी. ये 1, ये 2, ये 3. नंबरिंग दे देते हैं. ये 1, ये 2, ये 3. अगर 4 से 3 में आएगा तो एक फोटोन इमिट करेगा, फिर से एक फोटोन इमिट करेगा, फिर से एक फोटोन इमिट करेगा. और पॉसिबिलिटीज क्या है? और पॉसिबिलिटीज है कि ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ जाए, या फिर ऐसे आ जाए. तो क्या यहाँ से एक फोटोन इमिट होगा? इसको नंबर दे देते हैं 4. यहाँ से भी एक फोटोन इमिट होगा. क्या ये फोटोन को मैं पहले काउंट कर चुका हूँ क्या? 2 से 1 वाले को क्या मैं पहले काउंट कर चुका हूँ? यस. नो. क्या फिर से काउंट करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि उसने क्या बोला है? डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस, इट इज सेम एज 3. तो इसको काउंट नहीं करेंगे, तो मेरे को डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस चाहिए. अच्छा, और केसेस क्या पॉसिबल है? एक केस क्या भी पॉसिबल है. अच्छा, पहले 4 से 3 में आ जाते हैं. 4 से 3 में आने के बाद फिर 4 से 1 में, 3 से 1 में आ जाएंगे. क्या 4 से 3 से मेरे को कोई डिफरेंट स्पेक्ट, क्या डिफरेंट फोटोन मिलेगा क्या? नो. क्या 3 से 1 में डिफरेंट फोटोन मिलेगा क्या? यस. इसको नंबर दे देते हैं 5. या फिर एक पॉसिबिलिटीज और क्या है? एक पॉसिबिलिटीज और है कि डायरेक्ट आ जाए. तो क्या ये डिफरेंट है क्या? yes, कुछ है. ये मैंने कैसे बताया? ये मैंने डायग्राम ड्रॉ करके. मैंने क्या किया? फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया. मैंने जितने भी ट्रांजिशंस पॉसिबल थे उसका एक डायग्राम ड्रॉ किया, एंड बेस्ड ऑन दैट मैंने ये वैल्यूज लिखी हैं. यस. क्या ये फंडा सबको क्लियर है? पक्का? अच्छा. तो टोटल 6 स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी. अब समझ में आ रहा है कि फॉर्मूले में मैंने डिफरेंट और मैक्सिमम क्यों लिखा है. यस. क्या डिफरेंट का मीनिंग सबको समझ में आया? अच्छा, अब एक चीज. अच्छा, अगर मेरे को 6 स्पेक्ट्रल लाइंस चाहिए, वी वांट टू गेट 6 स्पेक्ट्रल लाइंस, तो मिनिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे रिक्वायर्ड होंगे?
to get 6 spectral lines, how many electrons will be required? यस, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो मिनिमम रिक्वायर्ड होंगे। तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन तो ये वाला पाथ फॉलो करे। अगर इलेक्ट्रॉन ये वाला पाथ फॉलो करेगा तो डेफिनेटली दूसरा वाला नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ये केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4, मतलब मेरे को मिनिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स तो रिक्वायर्ड होंगे ही 6 स्पेक्ट्रल लाइंस मेरे को अगर ऑब्टेन करनी है। स्पेक्ट्रल लाइंस आर नथिंग बट डिफरेंट वेवलेंथ के फोटॉन्स है बस। क्लियर है ये वाला पार्ट सबको? बच्चे फॉर्मूला तो लिख पाए ना ऊपर? फॉर्मूला तो लिखा है ना रुचि ऊपर अपन ने, n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2। मिनिमम केसेस के लिए बताऊंगा कि क्या मिनिमम केस के लिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूला नहीं है, तो मैं वही चीज सबको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टू गेट 6 स्पेक्ट्रल लाइंस, मिनिमम 4 एटम्स, और मेरे को पता है कि बोर मॉडल में जितने एटम्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर एक हाइड्रोजन एटम है तो एक इलेक्ट्रॉन, अगर एक हीलियम प्लस है तो वहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब अगर मेरे को 6 स्पेक्ट्रल लाइंस चाहिए 4 से 1 में, तो मेरे को यहाँ पर 4 एटम्स या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे। यस और अगर मेरे को एग्जाम में बोला होता कि तुम्हारे पास एक ही हाइड्रोजन एटम है, अगर एक ही हाइड्रोजन एटम है तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितना होगा, एक ही होगा। तो क्या तुमको 6 स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती? नो। तो अगर 6 स्पेक्ट्रल लाइंस नहीं मिलती, इसका मतलब क्या ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होता वहां? नहीं। इसका मतलब अगर कभी भी फिक्स नंबर ऑफ एटम्स हो तो ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं है। तो वही सेम चीज यहाँ पर लिखी है, नॉट अप्लीकेबल इफ फिक्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा सर, फिक्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे तो क्या करना पड़ेगा? फिर तुमको जनरल काउंटिंग करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पर किया है। नाउ तुमको समझ में आया कि फॉर्मूला कब अप्लाई करना है और कब जनरल काउंटिंग करना है। यस। तो अगर एग्जाम में कभी भी ऐसा सैंपल लिखा हो, सैंपल का मीनिंग क्या होता है? सैंपल का मीनिंग देयर आर इनफाइनाइट हाइड्रोजन एटम, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स है, तो उसमें फिक्स नंबर ऑफ एटम्स नहीं है, तो वहां पर यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला। बट अगर फिक्स हाइड्रोजन एटम्स होंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है क्या? चलो अच्छा, तो सर फिक्स होगा तो क्या करना पड़ेगा? तो लेट्स से क्वेश्चन करते हैं। सेम ट्रांजिशन हो रहा है 4 से 2 में, और देयर इज ओनली वन हाइड्रोजन एटम। एक ही हाइड्रोजन एटम है, एक ही हाइड्रोजन एटम है, इसका मतलब फिक्स नंबर या फाइनाइट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा? नो। फाइनाइट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो फॉर्मूला तो अप्लीकेबल नहीं होगा। तो मतलब जनरल काउंटिंग करना पड़ेगा। यस नो? मतलब ड्रॉ ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, जनरल काउंटिंग करना पड़ेगा। तो बताओ, अगर ट्रांजिशन कभी भी 4 से 1 में हो रहा है और तुम्हारे पास एक ही हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम होने का मतलब ओनली वन इलेक्ट्रॉन, और मेरे को मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस चाहिए अगर एक हाइड्रोजन एटम है, तो बताओ कितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा? ओके वेदांत, हो गए तनय, ओके सिद्धांत। इफ यू वांट टू गेट द मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस, तो किस केस में, अब 4 केस में से एक ही केस पॉसिबल होगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो किस केस में मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी मुझे? केस 1 में।
कितनी मिलेगी? 3 मिलेगी। और अगर एक ही हाइड्रोजन एटम है और मेरे को मिनिमम स्पेक्ट्रल लाइंस चाहिए, तो उसके लिए ट्रांजिशन क्या होगा? एक मिलेगा। किसके रेस्पेक्ट में मिलेगा? केस 4 के रेस्पेक्ट। क्लियर? अच्छा, अगर एक की जगह मेरे पास 2 हाइड्रोजन एटम होते तो अभी जनरल काउंटिंग करना पड़ता, क्योंकि 4 अगर होते तो कहीं जाके 6 मिलता। अगर तुम्हारे पास 2 हाइड्रोजन एटम है तो फिर तुमको मैक्सिमम एंड डिफरेंट कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती? गार्गी 6 कैसे मिलेगी यार? 6 तो तब मिलती है ना जब तुम्हारे पास 4 होंगे। मैं बोल रहा हूँ 2 ही हाइड्रोजन एटम है, तो मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 4। 3 + 2 4। 3 कहाँ से मिलेगा? 3 मिलेगा केस 1 से। और 1 कहाँ से मिलेगा? तुम केस 2 ले लो या फिर केस 3 ले लो या फिर केस 4 ले लो। अगर तुमने केस 1 लिया तब तो 3 मिलेगा, यस। वो 3 तो मिल गई। अगर तुमने केस 2 लिया तो डिफरेंट कितनी मिल रही है? एक ही तो मिल रहा है। अगर तुमने केस 3 लिया तब भी डिफरेंट कितनी मिली? केस 1 तो फिक्स हो गया है यार, केस 1 तो लेना ही है मैक्सिमम में। तो केस 1 तो फिक्स हो गया है। अब या तो तुम केस 2 में से कुछ लो, केस 3 लो या फिर केस 4 लो। अगर केस 2 लोगे तब भी एक डिफरेंट मिलेगा, केस 3 लोगे तब भी एक डिफरेंट मिलेगा, केस 4 लोगे तभी भी एक ही डिफरेंट मिलेगा, यस। अगर मैं तुमको बोलता कि 3 हाइड्रोजन एटम है तो फिर मैक्सिमम कितना मिलता? नहीं समझे? काफी लोगों का आंसर तो पता चल रहा है। डाउट है तो तुम अपना माइक ऑन करके पूछ लोगे, सर ये मेरे को पार्ट समझ में नहीं आया, फिर से एक्सप्लेन करो। अगर डाउट नहीं है तो फिर अपन आगे प्रोसीड करते हैं। करें, आगे करें। मैक्सिमम तो ठीक है। अच्छा बच्चे, अब इसमें अगर 2 हाइड्रोजन एटम है तो मिनिमम कितनी मिलेगी? ध्यान से सोच के बताना। बच्चे मेरे को मिनिमम चाहिए। डिफरेंट हो नहीं हो उससे मतलब फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम में डेफिनेटली डिफरेंट होना चाहिए। मिनिमम में तो क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करूंगा मैं? डायरेक्ट ट्रांसफर करवा दूंगा, दोनों इलेक्ट्रॉन से मेरे को क्या मिलेगी? एक ही डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस मिल जाएगी, यस। ये पॉइंट सबको समझ में आया? मिनिमम तो हमेशा 1 ही होगा ना यार। दोनों इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट जंप करवा दो, 4 7 4 7 4 7, तो एक ही स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा। तो मिनिमम तो हमेशा कितना होगा? 1। भले तुम 2 एटम लो, 3 एटम लो, 4 एटम लो या फिर सैंपल लो। अगर सैंपल लिया इनफाइनाइट एटम से, मिनिमम कितना मिलेगा? सबको 4 से 1 में जंप करवा दो तो एक ही स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी, यस। इस पार्ट में तो सबसे तुमको है ना, मेंस लेवल पे तुमको ये फॉर्मूला ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। एग्जाम में तुमको ये बहुत रेयर पूछते हैं, बट तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया है कि कभी कभी सैंपल ना हो तो ऐसे जनरल काउंटिंग करके देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम कब मिलेगा एंड मिनिमम कितना मिलेगा। क्या ये पोर्शन सबको क्लियर है क्या? चलो। अच्छा, इसमें लाइमन की लेट से 4 से 1 ट्रांजिशन में लाइमन कितना होगा? मिनिमम हमेशा 1 ही होगा, कुछ भी हो जाए।
रदर देन एटम्स डिफरेंट ना हो। अगर दो एटम्स होंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, अगर एक ही एटम है एक ही आयन है तो हमेशा मिनिमम क्या होगा, 1। अच्छा, बात करते हैं लाइमन सीरीज की। इसमें लाइमन की अगर 4 से 1 ट्रांजिशन हो रहा है तो लाइमन की कितनी लाइंस होगी? वेदांत ध्यान से काउंट करो, लाइमन एंड होता है 1 पे, तो 1 पे कौन कौन एंड आ रहा है? 1 पे कौन कौन सी एंड हो रही है? 1 पे एंड हो रहा है 3 एंड हो रहा है, 1 पे 5 एंड हो रहा है, और 1 पे 6 एंड हो रहा है। 3 तो लाइमन का मिलेगा। बामर मतलब दो जो सेकंड पे एंड हो, तो बताओ ऐसी कौन कौन सी लाइन है और कितनी है? ऐसी दो लाइन है, कौन सी? जो 2 है और एक 4 है, जो कि 2 पे एंड हो रही है। ये वाला देखो 2 पे। 1 पे कौन कौन सी एंड हो रही थी? ये एंड ये। तो पार्शियल की कितनी लाइंस है? एक। टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी है? 3 + 2 + 1 6, तो ये भी ठीक है। अगर मेरे को पूछा एग्जाम में कि इसमें टोटल अगर 4 से 1 ट्रांजिशन हो रहा है तो ऐसी कितनी टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी है, तो आई विल से 6। ऐसी कितनी लाइन है जो लाइमन सीरीज में फॉल कर रही है, तो आई विल से 3। ऐसी कितनी है जो बामर सीरीज में फॉल कर रही है, तो आई विल से 2। ऐसी कितनी है जो पार्शियल सीरीज में फॉल करे, तो आई विल से 1। क्लियर? इसका भी एक सिंपल ट्रिक है। क्या? इलेक्ट्रॉन कहां पर है अपना? जब ऐसे स्पेक्ट्रल लाइंस बन रही थी तो इलेक्ट्रॉन कौन से स्टेट में था? फोर्थ में था। फोर्थ, इस क्वेश्चन में 4 में था ना वो। तो जिस स्टेट में हो, और लाइमन कहाँ एंड होता है? लाइमन एंड होता है 1 पे, उसको सब्ट्रैक्ट कर लो तो यू विल गेट 3। ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं। अच्छा, बामर कितनी होगी? अच्छा, बामर कहाँ पे होता है? बामर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था? 4 में। बामर कहाँ एंड होता है? 2 में। ऐसी कितनी लाइट्स मिलेगी? 2। अच्छा, पार्शियन कितना होता है? ये कहाँ पे था? इलेक्ट्रॉन 4 में। पार्शियन कहाँ एंड होता है? 3 में। ऐसी कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस होगी? 1। तो तुम बिना उसके भी सॉल्व कर सकते हो। लेट्स से 6 से 2 ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन इज हैपनिंग फ्रॉम 6 to 2। 10 स्पेक्ट्रल लाइंस है, तो लाइमन में कितनी लाई करेगी बताओ? लाइमन में कितना लाई करेगा? ओके। हेलो, नाउ एम आई ऑडिबल? हाँ। तो लाइमन का कितना होगा? लाइमन तो 0 क्योंकि 2 तक ही आ रहा है, 1 तक तो आ ही नहीं रहा। अगर मैं बामर पूछूं कि टोटल 10 स्पेक्ट्रल लाइंस में बामर में कितनी फॉल करेगी, तो मैं क्या बोलूंगा? 6 में था, बामर कहाँ एंड होता है? 2 पे, तो ऐसी कितनी लाइंस होगी जो बामर में फॉल करेगी? 4। ऐसी कितनी होगी जो पार्शियल में फॉल करेगी? स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा था? 6। पार्शियल में कितनी फॉल करेगी? 3 पे कितनी लाइंस होगी? 3। ऐसी कितनी है जो ब्रैकेट में फॉल करेगी? 6 - 4 2। ऐसी कितनी होगी पी फंड में फॉल करेगी? 6 आउट ऑफ 10, 4 जो है वो बामर में होगी, 3 जो है वो पार्शियल में होगी। ब्रैकेट में कितनी होगी? 2 होगी। पी फंड में कितनी होगी? 1 होगी। तुम ऐसे भी देख सकते हो, 3 कौन कौन सी होगी? देखो, पार्शियल 3 पे एंड होगा ना, एक होगा 6 to 3, एक होगा 5 to 3, एक होगा 4 to 3। अगर ब्रैकेट का देखना है तो ब्रैकेट 4 पे एंड होता है, एक होता है 6 to 4,
एक होगा 6 to 5, सॉरी 5 to 4। क्या सबको समझ में आ रहा है? कैसे देख सकते हैं? यस नो? सबको क्लियर है ये वाला सेक्शन? पक्का? अगर ये क्लियर है तो नाउ यू हैव टू सॉल्व 3 प्रॉब्लम्स। सबसे पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। A hydrogen atom sample in the ground state is excited by the, मतलब पहले कोई तो है ना ग्राउंड स्टेट में था, ग्राउंड स्टेट में था, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इसने फोटोन क्या किया, एब्जॉर्ब किया। जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। कहाँ पे गया उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेट्स से किसी स्टेट एन में गया, एन से जब वो वापस, ये ग्राउंड स्टेट में था, एन से जब ये वापस ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो इसने 15 स्पेक्ट्रल लाइंस क्या करी है, इमिट की है। 15 स्पेक्ट्रल लाइंस इमिट की है। एन से 1 में आ रहा है, 15 स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही है। क्या स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला यूज करके क्या मैं एन फाइंड आउट कर सकता हूँ? यस। अगर मेरे पास एक बार एन आ गया, फिर लैम्डा का फॉर्मूला यूज करके लैम्डा फाइंड आउट कर लो। करो करो। यश वेदांत, यश रुचिर, सही बोल रहे हो, बट सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया, किसी स्टेट एन में गया, एन से वापस जब डी एक्साइट हो रहा है तो 15 स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही है। तो जैसे ही 15 स्पेक्ट्रल लाइंस मिली मेरे को, तो मेरे को एन मिल जाएगा। और अगर मेरे को एक बार एन मिल गया तो वहां से आई कैन सिंपली से दैट एन मिलने के बाद कि उसका लैम्डा कौन सा एब्जॉर्ब किया था, फिर मैं लैम्डा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लूँ। ओके वेदांत, बाकी सब लोगों को भी एक बार करने देता। ओके गार्गी। ते चालू आहे. सॉरी. चलो, कितना आया इसका आंसर? ए ओके, मैक्सिमम पीपल, अच्छा 1 2 3 4 5 पीपल्स आर गेटिंग इट। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहले तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, N2 माइनस N1।
सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या अप्लाई कर देंगे, n2 माइनस n1, n माइनस वन n माइनस वन प्लस वन अपॉन टू इज इक्वल टू 15। तो ये आएगा n माइनस वन इंटू n इज इक्वल टू 30। देयर आर टू कंसेक्यूटिव नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन 30 है। क्या इसके बाद क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे? नहीं, नीड ही नहीं है। क्वाड्रेटिक सॉल्व करके भी करोगे तो यू विल गेट द सेम आंसर, अदरवाइज आई कैन सिंपली से दैट देयर आर टू कंसेक्यूटिव नंबर जिसका तुम्हारे पास मल्टीप्लीकेशन क्या है 30 है। ऐसे कौन से नंबर्स हैं? 5 एंड 6। इसका मतलब n का वैल्यू कितना हो जाएगा? n कितना होगा? n कितना हो जाएगा? 6। अगर तुमको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है करो, अगर तुमको क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करना है तो आई कैन सिंपली से दैट देयर आर टू कंसेक्यूटिव नंबर, क्योंकि एक n है और एक n माइनस वन है, तो दो कंसेक्यूटिव नंबर है जिसका मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। ठीक है, तो अगर मल्टीप्लीकेशन 30 आ रहा है इसका मतलब आई कैन सिंपली से दैट कि n कितना होगा? 6 होगा। तुम ऐसे भी देख सकते, लेट्स से अगर एग्जाम में कभी भी ऐसा हो n इंटू एन माइनस वन है, वो लेट्स से 12 है, इसका मतलब n कितना होगा? टू कंसेक्यूटिव नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन 12 हो तो n कितना होगा? 4। इसका मतलब ये क्या होगा? 4, और ये क्या होगा? 3। तो अगर n माइनस वन 3 है तो वहां से भी n कितना आएगा? 4। तो एग्जाम में इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम्हारे पास 1 से 6 में ट्रांजिशन कर रहा है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट लैम्डा इज इक्वल टू 36/35 इंटू r। तो 36/35 इंटू 912 आर्मस्ट्रॉन्ग। फ्रॉम हियर यू विल गेट 912 से स्लाइटली ज्यादा मतलब ये ऑप्शन मैच कर जाएगा। सॉल्व भी करने की नीड नहीं है, एक ही ऑप्शन है जिससे स्लाइटली ज्यादा। इट्स कर सकते हो। यस नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहा है, nth ऑर्बिट में है, यहाँ पर भी 15 स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही है। इसका मतलब इसका भी n कितना होगा? इफ यू आर गेटिंग 15 स्पेक्ट्रल लाइंस, एक्चुअल में इसका भी n कितना होगा? 6। इसका भी n कितना होगा? 6। बट इस बार इसने पूछा है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब है। क्वेश्चन क्या है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगा? अगर वेवलेंथ शॉर्टेस्ट चाहिए, अगर आई वांट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, और तो एनर्जी गैप क्या होना चाहिए? वो तो मैक्स होना चाहिए। यस। अच्छा, अगर मैंने क्वेश्चन में पूछा होता कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितना है, अपन दोनों फाइंड आउट करेंगे यार, अपन दोनों फाइंड आउट करेंगे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब आएगा, जब एनर्जी गैप क्या हो, मिनिमम या मैक्सिमम। अब तुम बताओ, जब वो 6 से 1 में आ रहा है, व्हेन इट इज ट्रांजिशन फ्रॉम 6 to 1, तो मैक्सिमम एनर्जी गैप कब आएगा, जब ट्रांजिशन क्या हो? और मिनिमम कब आएगा, जब कितना ट्रांजिशन हो? ध्यान से सोचो, रुचि ऐसे नहीं चलेगा। तुम कहाँ से आ रहे हो? 6 से 1 में आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुमको सिर्फ लाइमन ही देखना है, वहां पे और भी लाइंस होगी यार। 6 से 1 में लाइमन थोड़ी बात कर रहे हैं कि लाइमन के लिए है तो तुम 2 से 1 बोल रहे हो। वहां पे लाइमन भी होगा, बामर भी होगा, पास्टियन भी होगा, उन सब में से तुमको मिनिमम देखना है।
अगर लाइमन ही होती तो मैं डेफिनेटली बोल देता कि अच्छा सर 6 से 1 में तो क्या होगा, मैक्सिमम आएगा, और 2 से 1 में क्या आएगा, मिनिमम आएगा। बट यहाँ पे बामर भी बनेगी, 15 बन रही है ना। मिनिमम कब आएगा, जब छोटा एनर्जी गैप होगा। छोटा एनर्जी गैप मतलब 6 to 5। यस वेदांत, गुड। रुचिर क्लियर बात हो जाए ये, जो तू 6 to 2 to 1 बोल रहा था। क्योंकि एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेज एनर्जी गैप डिक्रीजेज। यस, तो अगर तो 2 से 1 का देखेगा तो 2 से 1 का बहुत ज्यादा होता है एनर्जी गैप एज कंपेयर टू 6 to 5। यस, अगर मैं लाइमन की बात करता तो अब तेरा सही था। अच्छा, शॉर्टेस्ट के लिए 6 to 1, लॉन्गेस्ट के लिए 6 to 5। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है तो दे कैन टर्न ऑन देयर माइक और दे कैन आस्क देयर डाउट्स। तो यहाँ से मैं लैम्डा मिन लिख सकता हूँ। पूछ लो यार डाउट, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। 1/1 square minus 1/6 square. If you solve this, you will get lambda min is equals to 36/35R। और अगर एनर्जी गैप तुम्हारे पास मिन है तो यहाँ से ऑप्शन इसका तो क्या आ जाएगा, डी। इसने लैम्डा मैक्स पूछा नहीं है, बट अगर मेरे को एग्जाम में लैम्डा मैक्स पूछते तो आई कैन सिंपली रिटर्न एज दिस इनटू 1/5 square minus 1/6 square. If I will simply say that 1 by lambda max is equals to R into 1 by 25 minus 1 by 36. So 1 by lambda max, you will get R into 36 minus 25 divided by 25 into 36. Inverse ले लो, you will get 900 upon, इससे आंसर क्या आ जाएगा, बी। और वैसे भी तुम लॉजिकली भी सोच सकते थे, मतलब दो आंसर तो कभी होंगे ही नहीं। लैम्डा में 1/r आता है, सॉरी, तो ए ऑप्शन तो कभी होगा ही नहीं। क्या सबको शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट समझ में आया कैसे करना है, स्पेक्ट्रल लाइंस का क्या यूज है। अब नेक्स्ट चीज जो है, एक स्टेटमेंट है, मिनिमम एनर्जी गैप ऑफ लाइमन सीरीज इज ग्रेटर देन मैक्सिमम एनर्जी गैप ऑफ एनी ऑफ द रिमेनिंग सीरीज। मतलब जो लाइमन का जो मिनिमम है वो बाकी सबके मैक्सिमम से भी ज्यादा होगा। लाइमन का मिनिमम कब मिलेगा, जब ट्रांजिशन क्या होगा, बोलो। लाइमन का मिनिमम कब होगा, जब ट्रांजिशन क्या होगा, 2 to 1। तो अपन बामर लेते हैं, बामर का मैक्सिमम क्या होगा। अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो डेल्टा ई अगर मैं लिखूं 2 to 1 का, मतलब सिंपल लैंग्वेज में लाइमन का, लाइमन का मिनिमम तो कितना आता है, वैल्यू बता सकते हो तुम। एनर्जी गैप हाइड्रोजन के लिए 2 से 1 का कितना आता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये सबको पता है क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 13.6 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1 - 1/2 स्क्वायर। कैन वी गेट द 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस नो। यस, 13.6 इंटू 3/4, यस वेदांत, गुड। और अगर सपोज मैं मैक्सिमम पूछ रहा हूँ बामर का, बामर का मैक्सिमम क्या होगा जब वो इन्फिनिटी से कहाँ आएगा। बामर का मैक्सिमम बच्चे, नॉट मिनिमम, बामर का मैक्सिमम इन्फिनिटी से कहाँ आएगा, वो 2 में आएगा। तो ये कब आएगा, जब तुम्हारे पास बामर क्या होगा, ये बामर का क्या है, मैक्स। तो मैं बोल रहा हूँ कि लाइमन का जो मिनिमम है
वो बामर है, पास्चन है, ब्रैकेट है, पी फंड है, उनके मैक्सिमम से भी ज्यादा होगा। तो बताओ इन्फिनिटी से 2 के अंदर अगर वो ट्रांजिशन करेगा तो कितनी वैल्यू आती है हाइड्रोजन एटम के लिए? सब लोग करो यार, मतलब देखो, अगर तुम क्लास में थोड़ा अटेंटिव रहोगे तभी एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। अगर तुम ऐसे हो क्या, ठीक है मतलब कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, हम लोग एग्जाम में कर लेंगे, तो एग्जाम में कुछ नहीं होने वाला। मैं एक चीज पहले से बता देता हूँ। 10.2 कैसे होगा यार बच्चे? अगर इन्फिनिटी से 2 में आएगा तो 10.2 कैसे होगा? वेदांत 10.2 कैसे होगा यार? क्या कर रहे हो? 13.6 इंटू 1 स्क्वायर टू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/infinity स्क्वायर, इसको 0 मान लूंगा मैं। यस। बच्चे आयनाइजेशन कैसे आएगा यार? 13.6/2 स्क्वायर आएगा ना, 3.4 आएगा वो। 10.2 कैसे आ जाएगा? 3.4 आएगा ना। हाँ, 13.6 माइनस 10.2 बोल। क्या ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है? मैं बोल रहा हूँ लाइमन का जो मिनिमम होगा, बाकी जितनी भी सीरीज है उसके मैक्सिमम से भी ज्यादा ही होगा। क्लियर है सबको ये वाला पॉइंट? यस, नो? अच्छा, वैसे ही बामर का जो मिनिमम है वो बाकी जितनी भी सीरीज है एक्सेप्ट लाइमन, कौन कौन सी, पाश्चन, ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्री, तो बामर का जो मिनिमम है, बामर का मिनिमम कब आएगा? जब ट्रांजिशन क्या होगा? 3 से 2। बामर का क्या होगा जब 3 से 2 का जो एनर्जी गैप है, वो लाइमन को छोड़ लो, तो पाश्चन, ब्रैकेट, पी फंड एंड हम्फ्री, उनके मैक्सिमम से भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है? यस, नो? चलो, एक्सेप्ट लाइमन। वैसे ही अगर मैं पाश्चन की बात करूंगा तो पाश्चन का जो मिनिमम है बाकी सबसे ज्यादा होगा एक्सेप्ट लाइमन एंड बामर। यस। चलो, नाउ यू हैव टू मूव दिस वन। जैसे ये जो प्रॉब्लम किया था, तो अगर मेरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है एनर्जी का, मेरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखना है, लेट्स से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो बताओ क्या होगा? पहले मैं लाइमन में कंपेयर करूंगा। लाइमन में क्या है, एक 3 वाली लाइन है, एक 5 वाली है और 6 वाली है। इन तीनों में से किसका एनर्जी ज्यादा होगा? क्योंकि लाइमन का कोई भी लो, वो हमेशा बामर से ज्यादा होगा। तो अगर मैं 3, 5 और 6 में कंपेयर करूं तो 6 का सबसे ज्यादा, क्योंकि 6 कैसे ट्रांजिशन कर रहा है 4 से 1 में, 5 कैसे कर रहा है 3 से 1 में, और 3 कैसे कर रहा है 2 से 1 में। तो 6 का एनर्जी, फिर 5 का एनर्जी, फिर 3 का एनर्जी। यस। अगर मैं बामर की बात करूं, ये बामर में एक 2 लाइन है और एक 4th लाइन है। 2 वाली लाइन कौन सी है? जो 3 से 2 में जा रही है। और 4th वाली कौन सी है? जो 4 से 2 में जा रही है। और अब बाकी बची हुई कौन सी है ये? तो अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो देखो, ये सारा का सारा क्या है? ये लाइमन है। ये सारा का सारा क्या है? बामर है। तो लाइमन का कुछ भी लो वो हमेशा बार्मर से ज्यादा होगा, और बामर का कुछ भी लो वो हमेशा पास्चन से ज्यादा होगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है?
ठीक है, पक्का? नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम कि हाइड्रोजन लाइक कोई तो एटम है, वो ट्रांजिशन कर रहा है फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में. दिस इज अ मोर देन वन चॉइस क्वेश्चन. In a hydrogen like sample, electron will transition from more than one है बच्चे. जीत मोर देन वन क्वेश्चन है, मोर देन वन टाइप है वो, एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं उसमें. गार्गी थोड़ा ध्यान से सोचो, थोड़ा सा. आई नो तुम्हारा लास्ट क्लास है, बट यार तुम तो बिल्कुल इनएक्टिव हो यार, मतलब कैसे चलेगा ऐसे? कुछ एनर्जी ही नहीं है तुम्हारे अंदर. मैं कुछ बोल ही नहीं रहा अभी तक. नाउ एम आई ऑडिबल? क्या आंसर है, फाइनल आंसर क्या है इसका फिर? फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब उसका एन कितना है? उसका एन 6 है. और नाउ एम आई ऑडिबल? क्या? तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, 6 से 3 ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है. अगर 6 से 3 ट्रांजिशन हो रहा है तो 6 - 3, 6 - 3 +1/2. फ्रॉम हियर यू विल गेट 3 into. स्क्रीन दिख तो रहा है ना, नहीं दिख रहा है क्या? अभी दिख रहा है स्क्रीन?
यस ओके। तो ट्रांजिशन क्या होगा, 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 प्लस 1/2, फ्रॉम हियर यू विल गेट द आंसर कितना आ जाएगा 6। तो 6 स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी, इसका मतलब बी आंसर तो सही है। और ट्रांजिशन 6 से 3 में हो रहा है, तो ये बोल रहा है कि बामर की कितनी लाइंस मिलेगी, बताओ बामर कितना मिलेगा। वो 3 पे एंड ही हो रहा है, तो 2 तक तो कभी आएगा ही नहीं, गार्गी वो 2 तक कभी आएगा ही नहीं, 6 से ही 3 पे एंड हो रहा है। इसका मतलब बामर कितना मिलेगा, वो तो 0 मिलेगा। पार्शियन का कैसे निकालूंगा, अच्छा 6 में था, पार्शियन का एंड कहाँ होता है 3 में, इसका मतलब पार्शियन की कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। अगर मेरे को क्वेश्चन में पूछा होता कि ब्रैकेट की कितनी मिलती, तो ब्रैकेट के लिए क्या करते बताओ। ब्रैकेट के लिए क्या करते, अच्छा 6 था, 4 पे एंड होता 2। पी फंड की कितनी मिलेगी, तो 6 था, से 5 1 डन। क्या ये पॉइंट, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट्स बी एंड डी। पक्का, आगे बढ़े। तो बोर मॉडल फिनिश हो गया है, उसका एक लास्ट लिमिटेशन, आज की क्लास में लिमिटेशन फिनिश करेंगे बस, दैट्स इट। उसके बाद क्लास खत्म हो जाएगा अपना। कल अपना एक लेक्चर है मॉर्निंग जो 8 o'clock वाला है, दैट विल बी आवर ऑफिशियल लेक्चर। वहां पे मैं लेक्चर लेने वाला हूँ। डाउट्स अगर उसके बाद टाइम रहा तो अपन पर डाउट्स कर लेंगे, या फिर तुम आज भी क्लास के बाद डाउट्स पूछ सकते हो। मुझे याद दिलाना, मुझे होमवर्क भी देना है तुमको। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम्स एंड आयंस हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। अगर कभी भी मोर देन वन इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल नहीं है। इट अकाउंटेड ओनली फॉर द हाइड्रोजन एटम, हीलियम प्लस आयन एंड द लिथियम प्लस 2 आयंस। ऐसा क्यों, बिकॉज लेट्स से, क्या सबको ये पता है कि के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यस, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो। बट अगर सपोज दूसरा इलेक्ट्रॉन और होता, अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते, तो क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इस वाले इलेक्ट्रॉन पे कुछ ना कुछ रिपल्सिव फोर्स लगाता, यस नो। तो क्या फिर तुम इस तरीके से, क्या फिर ये मैं इक्वेशन लिख पाता, क्या फिर के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता, क्या नहीं। और दिस इज द फंडामेंट, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ बोर मॉडल। अगर यही अप्लीकेबल नहीं है तो बाकी जितने भी डेरिवेशंस किए हैं वो सारे गलत हो जाते हैं, यस। इसका मतलब वो मोर देन वन में अप्लीकेबल तो नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट पोस्टुलेट्स था बोर मॉडल का वही सही नहीं है। अगर फर्स्ट पोस्टुलेट्स ही सही नहीं, इसका मतलब उसका काम ही फिनिश हो जाएगा। सेकेंड थिंग, उसने कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दिया था कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई कहाँ से आता है। और एक्चुअल में ये जो आता है ना, ये अपन कल सुबह की क्लास में पढ़ेंगे। ये एक्चुअल में वेव थ्योरी से आता है, मैं इसका डेरिवेशन बताने वाला हूँ। पर बोर ने एक्चुअल में इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे के रखा था। There was no justification for the quantization of angular momentum of an electron, though that was a correct assumptions. ये correct assumptions था, बट एक्चुअल में आता किससे है, वेव थ्योरी से। बट बोर ने इलेक्ट्रॉन को क्या अज्यूम किया था, बोर ने इलेक्ट्रॉन को क्या अज्यूम किया था, पार्टिकल। चलो नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, दिस मॉडल कुड नॉट प्रोवाइड ए सेटिस्फैक्टरी पिक्चर ऑफ द केमिकल बॉन्ड। बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होते हैं उसके बारे में इसने कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दिया था। अब बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज अ स्टार्क इफेक्ट एंड जीमन इफेक्ट। थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर सपोज अभी तक क्या है, अपन पढ़ते हैं शेल्स के बारे में, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। बट जैसे ही बोर ने, जैसे ही स्टार्क ने क्या किया, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया ना, तो एक्चुअल जैसे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया, जो एनर्जी शेल जो है, n इज इक्वल टू 2 शेल है, वो फर्दर सब शेल में डिवाइड हो गया।
मैं फिर से अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे ही इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया तो एक्चुअल में क्या हो गया तुम्हारे पास, वो सब शेल्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। एंड जैसे ही तुमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो जो 2s और 2p है, 2p जो है वो फर्दर ऑर्बिटल्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे अब ट्रांजिशन 2 से 1 नहीं हो रहा, बहुत सारे ट्रांजिशन पॉसिबल हो जाएंगे। सबसे पहले समझने का ट्राई करते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जैसे ही उसने प्लॉट किया तो एक्चुअल में होता क्या है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, एक होता है शेल, उसमें होते हैं सबशेल, सबशेल में होते हैं ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यही अपन नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में, मोस्टली 2 लेक्चर के बाद में यही पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से होते हैं, किस शेल में कितने सबशेल होते हैं, किस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। अभी तुम्हारा मेन ध्यान है ना 2s 2p पे नहीं होना चाहिए, या फिर 2p के फर्दर 3 होते हैं, 2px 2py 2pz, उसके अंदर तुम्हारा ध्यान नहीं होना चाहिए। तुमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर तुम कभी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करोगे तो जैसे ही तुम इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करोगे तो 2 जो है वो फर्दर सब डिवाइड होगा 2s एंड 2p में, और जो 2p है वो फर्दर सब डिवाइड होगा किसके अंदर, 2px 2py और 2pz में, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। तो अगर ऐसा कभी भी हुआ तो अभी तक अपने को क्या ट्रांजिशंस पता थे, अभी तक अपने को पता था कि सिर्फ कहाँ पे ट्रांजिशन होगा, या तो 2 से 1 होगा, 3 से 1 होगा, 3 से 2 होगा। बट एक्चुअल में अब देखो इनके बीच में भी एनर्जी गैप है, क्या ये ट्रांजिशन भी पॉसिबल है क्या? तो यहाँ से भी एक फोटोन मिलेगा क्या? यस नो, बोलो। अब तो ये भी ट्रांजिशन पॉसिबल होगा, तो यहाँ से भी 2 फोटॉन्स मिलेंगे। तो बोर ने जब यहाँ पे स्टार को इन लोगों ने क्या बोला कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई किया ना तो ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रही थी, तो बोर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि बोर ने क्या बोला, या तो ट्रांजिशन 3 से 2 होगा, या फिर 2 से 1 होगा, या फिर 3 से 1 होगा। उसने सब सेल के अंदर जो ट्रांजिशन है उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो स्टार्क ने बोला कि अगर तुम कभी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करोगे तो वहां पर तुमको क्या मिलते हैं, डीजनरेट एनर्जी लेवल्स मिलते हैं, जिसको तुम बोल सकते हो सब शेल। और जीमन ने क्या बोला कि अगर तुम कभी भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो सब शेल फर्दर डिवाइड होता है किसमें, ऑर्बिटल्स में। तो एक्चुअल में ट्रांजिशंस जो थे बोर के अकॉर्डिंग 2 से 1 ही ट्रांजिशन पॉसिबल है, बट जीमन और स्टार के अकॉर्डिंग 2p से 2s, 2py 2px उसमें भी ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगे। अगर और ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगे तो स्पेक्ट्रल लाइंस और मिलेगी। अगर ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस जो मिल रही थी बोर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? अगर तुमको नहीं समझ में आया तो माइक ऑन कर लो एंड फिर अपन देख सकते हैं ये। आगे बढ़े अपन, अगर किसी को डाउट नहीं है तो। सर ये 2s में, सर 2 के अंदर 2s और 2p ही क्यों है, 2p में फिर से 3 क्यों है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा तुमको, डोंट वरी। नेक्स्ट, फिर आया डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने बोला, बोर ने क्या अज्यूम किया था, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल या फिर पार्टिकल, पर डी ब्रोगली ने क्या सजेस्ट किया, डी ब्रोगली सजेस्टेड दैट सिंस लाइट इज ए ड्यूलिस्टिक इन नेचर, behaving in some aspect as a wave and some other aspect as a particles, the same might be true for the matter also. According to him, every form of matter, जो भी मैटर है, इवन इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, कोई भी पार्टिकल्स, इवन अगर अपन अपनी भी बात करें, जो भी पार्टिकल्स है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, वो भी क्या करते हैं, वेव की तरह बिहेव करते हैं, बिहेव लाइक ए वेव सम सर्कमस्टांसेस। सम सर्कमस्टांसेस क्या है, अगर कोई भी नेचर में जितने भी पार्टिकल्स हैं, अगर उनके पास मोमेंटम है तो उनके साथ एक वेव एसोसिएटेड रहेगा। क्या स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, अगर सपोज तुम्हारे पास कभी भी
कोई भी पार्टिकल्स है, अगर उसके साथ कोई भी मोमेंटम है तो हमेशा उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड रहेगा। उस वेव को बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। अगर तुम लेट्स से अगर तुम रेस्ट पे हो, तो अगर तुम रेस्ट पे हो तो तुम्हारे साथ कोई भी वेव एसोसिएटेड नहीं रहेगा। पर अगर सपोज तुम्हारे साथ अगर तुम्हारे पास कोई मोमेंटम है तो तुम्हारे साथ भी एक वेव एसोसिएटेड रहेगा, उसको बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो ये अपना नेक्स्ट जो सब टॉपिक होगा वो यही है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो तुम्हारे साथ भी अगर तुम लेट्स से किसी 5 मीटर पर सेकंड से लेट्स से रन कर रहे हो या फिर किसी कार के अंदर हो, जो भी है, तो क्या तुम्हारे साथ भी एक वेव एसोसिएटेड रहेगा? यस। बट वो क्या होता है, जो वेवलेंथ होता है वो विजिबल की रेंज में नहीं आता। अगर वो विजिबल की रेंज में नहीं आएगा तो डेफिनेटली तुमको नहीं दिखेगा। यस। क्लियर है वाला पॉइंट? लास्ट पॉइंट क्या है? अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसने क्या बोल के रखा था कि अगर सपोज कभी भी इलेक्ट्रॉन वेव नेचर को फॉलो कर रहा है तो इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द मोमेंटम एंड द पोजिशन ऑफ ए सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। मतलब तुम कभी भी अगर बहुत ही छोटा पार्टिकल है ना, तो उसकी वेलोसिटी, मोमेंटम का मीनिंग क्या है? मोमेंटम का सिंपल मीनिंग क्या है? मोमेंटम क्या है तुम्हारे पास? एम इंटू, और पोजीशन क्या है तुम्हारे पास? आर। तो तुम मोमेंटम और रेडियस को साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, बट बोर ने ये फाइंड आउट ही कर लिया था। बोर ने तो वैल्यू भी बता दी थी कि वेलोसिटी का कितना था, 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड अपॉन एन। उसने रेडियस भी फाइंड आउट कर लिया था, कितना, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो हाइजेनबर्ग ने क्या बोल के रखा था कि तुम स्पीड एंड रेडियस की कभी भी साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, बट बोर ने ये फाइंड आउट कर लिया था। अगर तुम स्पीड को फाइंड आउट करने जाओगे तो पोजीशन में एरर आएगा, अगर तुम पोजीशन को फाइंड आउट करने जाओगे तो स्पीड में एरर आएगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? एंड थोड़ा सा यार, मतलब लास्ट क्लास है, थोड़ा सा एक्टिव रहो। वही क्या 3-4 लोग ही रिप्लाई करते हैं। आई नो तुम एग्जॉस्ट हो गए, बट ये हैबिट होना चाहिए तुमको यार। तुम 3 आवर्स का पेपर कैसे लिखोगे अदरवाइज? बच्चे, स्पीड और पोजीशन साइमल्टेनियसली, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर तुम साइमल्टेनियस, बोर्ड ने तो साइमल्टेनियसली फॉर्मूला ही दे दिया था ना। हाइजेनबर्ग क्या है उसके ऊपर अभी और डिस्कशन भी करेंगे, ये मैंने जस्ट उसके लिमिटेशंस बताए। नेक्स्ट सब टॉपिक वही है, डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग्स। तो वो अभी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और थोड़ा ट्राई करो यार, मतलब तुम बहुत जल्दी एग्जॉस्ट, मतलब लास्ट क्लास में तो तुम्हारे अंदर कुछ एनर्जी है ही नहीं। लोग ही मतलब मीटिंग लीव कर लिया है। छोड़ो, चलो। तो आज इतना ही करेंगे अपन, बाकी नेक्स्ट क्लास। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है तो दे कैन आस्क। ओके बाय। ओके बाय, थैंक यू। बाय बाय। Sir, या, यस बच्चे बोलो। sir, you had sent one PDF of that physical chemistry. So I had doubt in that sum. क्या तुम मेरे को उसको व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो? एक्चुअली जहाँ पे मेरा व्हाट्सएप जो है ना, वो फोन अभी डिस्चार्ज होके रखा है, तो तुम मेरे को सेंड कर दो प्रॉब्लम, मैं तुमको बता दूंगा सॉल्यूशन, ठीक है? Okay, sir. Thank you. मोस्टली कल अपना जब लेक्चर होगा तो एक बार लेक्चर के बाद में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। डन। चलो बाय। हाँ बच्चे, सिद्धांत, अगर तू कोई बुक का डाउट है तो तू मेरे को सेंड कर दे, अगर तू यहाँ पे बोल सकता है तो बता सकता है।
किसी बुक का है क्या सिद्धांत? ठीक है, तो फिर सेंड कर दे यार उसको।